चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है ये एक प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का, जिसके अंतर्गत आपके यूपीपी आरआरबी ग्रुप डी और अग्निवीर जैसे एग्ज़ाम आपको यहाँ से क्रैक करने के लिए बड़ी आसानी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमने हर प्रकार के क्वेश्चन का बहुत ही विश्लेषण के साथ जो है हमने डाटा लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा हमने एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी के साथ लिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्या कहना चाहता है पहला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कहने का मतलब है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है प्यारे बच्चों वो कितनी है, तो वो 11 है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये प्यारे बच्चों वहाँ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो देखिए वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि अभयारण्यों की संख्या पर बच्चों कितनी है, तो 531 है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नैनीताल है। ठीक है, तो ये नैनीताल उत्तराखंड में, ये बात आपको याद रखनी। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। बात ये है कि इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क क्यों था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ी डिटेल है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए वैसे तो इसकी स्थापना मैंने यहाँ कितनी लिखवा रखी है, 1935, लेकिन ये जो पूर्ण रूप से स्थापित हुआ था वो 1936 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1936 में हुआ था, क्योंकि 35 में तो इसकी पहल की गई थी। ठीक है, एक ब्रिटिश राज, देखो 1936 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं था। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ है। तो ब्रिटिश राज के दौरान संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हैली, कौन, गवर्नर विलियम मैल्कम हैली के नाम पर इसे जो है स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में भारतीय सरकार आई, उसने इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद इस जिम कॉर्बेट से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो प्यारे बच्चों इससे जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है रामगंगा। कहने का मतलब है यहाँ से रामगंगा नदी भी जो है आपकी प्रवाहित होती है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सही है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कहना चाहता है। अगला पॉइंट कह रहा है आपसे कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तेरे बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए ये लद्दाख के लेह में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख लेह में स्थित है। ये करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये अपने हिम तेंदुए के लिए जो है मशहूर है। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स में है। वहीं अगर बात करें तो नाटो की जो स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर डेट तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, तब इसमें 12 संस्थापक सदस्य थे। वाशिंगटन में हुई थी, कहने का मतलब है अमेरिका में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। आइए आगे देखिए, अब इसके कुछ पॉइंट हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, यहाँ पर कुछ और भी हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इनका जो है वाशिंगटन डीसी है। यूरोपीय संघ का प्यारे बच्चों ब्रुसेल्स है। ओपेक का प्यारे बच्चों वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, आईसीडी का या ओईसीडी का, ठीक है, इसका पेरिस में है। ओईसीडी जो है प्यारे बच्चों
ये आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, आगे आइए, आगे बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सही है। आगे संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के पीस पैलेस में जो है इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका जो है मांडुलयोंग में है, फिलीपींस में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों जो है आपका वियना में है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग अर्थात UNHCR, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे बच्चों जेनेवा में ही है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों लंदन में है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय जो है आपका लंदन में है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय मैंने आपको बताया लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1961 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और जो एक आदमी थे पीटर, कौन? पीटर, और आगे था इनका बेनेनसन ने इसकी स्थापना जो है की थी 1961 में। ध्यान रखिएगा इसका मकसद जो होता है मानवाधिकारों के हनन को रोकना और उनका खात्मा करना होता है। ठीक है। देखिए ये उन लोगों के लिए न्याय की मांग करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन जो है किया गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने समझ लिया। रेड क्रॉस, प्यारे बच्चों रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। अगर मैं कहूं कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो प्यारे बच्चों हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। कब? तो 1863 में। आगे आइए प्यारे बच्चों बात करेंगे एशियान की। कहने का मतलब है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान है और इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जकार्ता में है। एशियान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आप कह सकते हो, मैंने यहाँ पर बताया कि इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों जकार्ता में। जकार्ता जो है आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। 1967 में इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है। आसियान का आदर्श वाक्य जो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है प्यारे बच्चों। अगला देखिए अफ्रीकी एकता संगठन अर्थात OAU, इसकी जो इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है। और क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। वहीं प्यारे बच्चों अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह अफ्रीका एकता का एक संगठन है। इसकी स्थापना अफ्रीका के पहले स्वतंत्रता पश्चात महाद्वीपीय संस्थान के तौर पर हुई थी। कहते हैं इसमें 32 या 33 देश जो हैं शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अरब लीग, अगला है अरब लीग। ये कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये आपका काहिरा में है इसका मुख्यालय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैंडेला। ऑप्शन डी कैंडेला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कैंडेला। कहने का मतलब है ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो कैंडेला हो जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट है वो समझ लीजिए। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर SI मात्रक दिए गए हैं प्यारे बच्चों और उनके संकेत भी दिए गए हैं। देखिए लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर है प्यारे बच्चों। क्या है? मीटर है। वहीं आगे बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो प्यारे बच्चों किलोग्राम है। समय का मात्रक जो है वो सेकंड है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जो है जूल है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड है। बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है। दाब का मात्रक जो है वो प्यारे बच्चों पास्कल है। शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है। वहीं अगर इनके संकेतों की बात करें तो यहाँ पर देखिए मीटर को m से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम का kg से, सेकंड का SE से, और ये जो है आपका जूल का J से, और मीटर प्रति सेकंड ms की पावर -1। यहाँ पर देखो रेड S -1 ये है रेडियन प्रति सेकंड का। न्यूटन प्रति सेकंड NS है। न्यूटन का N ही रखना है आपको। ठीक है। पास्कल का PA
वाट का W रहेगा, एम्पियर का A रहेगा, कूलाम का प्यारे बच्चों C रहेगा, ओम आप देख रहे हो। तो इस प्रकार से इनके संकेत भी आपने यहाँ पर समझ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा जो है नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, कहने का मतलब यही वाला दर्रा नहीं है। इसको उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की एक ट्रिक है, क्या कि मालिनी उतरी दर्रे में। ठीक है, मालिनी उतरी दर्रे में। तो उतरी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उतरी से हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उतरी से क्या हो जाएगा उत्तराखंड। और मालिनी से देखिए माँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका माना दर्रा, यहाँ पर दिख रहा है सेकंड नंबर पे। ली से हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा, और नी से हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों नीति दर्रा। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गए। तो हेमा मालिनी कह सकते हो आप, हेमा मालिनी उतरी दर्रे पे, या उतरी मालिनी उतरी, इतना भी आप याद रख सकते हो। तो मालिनी से तीनों दर्रे हो जाएंगे, कौन कौन से, माना, लिपुलेख और नीति, और उतरी से उत्तराखंड। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आइए आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक्स लिए हैं। जम्मू कश्मीर में काहो जेपी बाबू, का से कराकोरम, ठीक है, और हो आपका साइलेंट रहेगा। जे से प्यारे बच्चों जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल, बा से बनिहाल दर्रा, और बू से बुर्जिल दर्रा। तो ऐसे करके जो जम्मू कश्मीर की ट्रिक हो जाएगी काहो जेपी बाबू। ठीक है, आगे आइए प्यारे बच्चों। देखिए अगला अरुणाचल प्रदेश ट्रिक क्या रहेगी, अरुण ने बो दिया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है प्यारे बच्चों ये आपका अरुण से रहेगा। अरुण ने बो दिया। अरुणाचल प्रदेश किससे रहेगा, अरुण से। बो से प्यारे बच्चों बोमडिला रहेगा। ठीक है, और दी से आपका दिफू दर्रा हो जाएगा, और या से यांग्याप दर्रा हो जाएगा। तो अरुण ने बो दिया, इस प्रकार से आपकी ये ट्रिक बनेगी। सिक्किम देखिए, तो प्यारे बच्चों नाथू का सिक्का जला या जल गया। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान रखना कि सिक्का से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्का से क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। नाथू से आपका नाथुला हो जाएगा, और जला से क्या हो जाएगा जलेपला। तो सिक्किम का क्या है, नाथू का सिक्का जला, तो सिक्का से सिक्किम हो जाएगा। नाथू से प्यारे बच्चों नाथुला दर्रा, और जला से जलेपला दर्रा। आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। दो और याद रखना, महाराष्ट्र का भोर घाट और थार घाट दो दर्रे हैं प्यारे बच्चों। केरल में पालक्काड़ दर्रा या पालघाट दर्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को डैश डैश का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहने का मतलब है सोडियम। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को सोडियम का सेवन कम करने की सलाह बिल्कुल दी जाती है। आप देखिए मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उक्त जो रक्तचाप है जो वो कम होने में मदद मिल सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज और मेवे मैग्नीशियम के जो है अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब आइए, देखिए यहाँ पर बात हमने रक्त की थी, तो रक्त के कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, अर्थात लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पीएच मान तो प्यारे बच्चों 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। मेल में अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है, जहाँ तक कि फीमेल में बात करें तो 4 से 5 लीटर होता है। रक्त दाब की बात करें, ब्लड प्रेशर की, तो इसको मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 mm होता है। ठीक है, यह होना चाहिए। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो है मदद करती हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है प्यारे बच्चों वो आपकी लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा जो है उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त समूह में बात करें प्यारे बच्चों तो ए बी और ए बी और ओ होता है, जिसमें ए बी और ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है प्यारे बच्चों, तो ओ है। सर्वग्राही कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर AB+ है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये सारे जो हैं बेटा बच्चों ब्लड से संबंधित क्वेश्चन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो ने। तो देखिए जब साल 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट पारित हुआ था, तो ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित हुआ था। ठीक है,
चलिए अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने ली हैं जो प्रथाओं से संबंधित हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ठगी प्रथा, प्यारे बच्चों ये विलियम बेंटिक के समय इसका समापन हुआ था 1830 में। सती प्रथा विलियम बेंटिक के समय 1829 से 30 में। और सहयोग की बात करें प्यारे बच्चों तो राजा राम मोहन राय का सहयोग इसमें जो है मिला था, ठीक है। शिशु वध पर रोक वेले जली ने लगवाई थी 1802 में और धारा 6 लागू कर दी गई थी, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये प्यारे बच्चों लैंसडाउन ने 19 मार्च 1891 को लागू करवाया था, ठीक है। शारदा एक्ट ये इरविन ने 1829 को एक्टिवेट करवाया। नर बलि प्रथा को जो है समाप्त किया गया था प्यारे बच्चों, हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल की नियुक्ति कर जो है 1844 से 45 में समाप्त किया था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये सारी समाप्त होने वाली चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए दास प्रथा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1789 में जो है नियम 5 के द्वारा इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया। देखिए नोट में एक बात ध्यान रखना है कि मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने और मुगल काल में अकबर ने दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे, ठीक है। वहीं बात करें तो आधुनिक काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। इस अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट ये लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में पारित हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में जो है प्यारे बच्चों पारित हुआ था। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कहना चाहता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है किंग्स फोर्ट पर। कहने का मतलब उन्होंने किंग्स फोर्ट पर जो है बम मारा था। अब देखिए यहां पर बताया गया है, पूरे फैक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। क्या? शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, लेकिन किंग्स फोर्ट बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी जो है थे। देखिए अगला सवाल आपसे कहना चाहता है आतिशबाजी में हरी बत्ती पैदा करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है हरी बत्ती पैदा करने के लिए आतिशबाजी में जो जिम्मेदार होता है वो बेरियम होता है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे आतिशबाजी में हरी बत्ती जो है पैदा करने के लिए बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आतिशबाजी में रंग धातु लवण के उपयोग से बनाए जाते हैं। दूसरी बात, आमतौर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले धातु के लवण में स्टोनशियम कार्बोनेट ये जो है लाल आतिशबाजी के लिए, और कैल्शियम क्लोराइड ये नारंगी आतिशबाजी के लिए, वहीं सोडियम नाइट्रेट ये पीली आतिशबाजी के लिए, और बेरियम क्लोराइड हरी आतिशबाजी के लिए, और कॉपर क्लोराइड ये नीली आतिशबाजी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 5 के 5 जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। एलिफेंट जलप्रपात जो है आपका मेघालय में स्थित है। अब इसकी डिटेल समझिए। देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी और कर्नाटक में स्थित है। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात ये गोकक नदी कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी तमिलनाडु में स्थित है। चूलिया जलप्रपात संबल नदी राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में
कौन सा गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है? निम्न में कौन सा गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौद का मंदिर। कहने का मतलब जो है नागौद का मंदिर है, ये गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। अब आइए बात करेंगे यहाँ पर गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की। देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। एरड़ का विष्णु मंदिर ये सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नागौद का शिव मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है गुप्त काल के 7 प्राचीन मंदिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एक ही बार में मैंने आपको बता दिए। प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है प्यारे बच्चों सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो सबसे कम है। मात्र प्यारे बच्चों मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात करें तो विश्व की जो जनगणना है प्यारे बच्चों वो आपकी शुरू कहाँ से हुई थी? तो 1749 ईस्वी में जो है स्वीडन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। वहीं विश्व में अगर बात करें तो विश्व में 10वीं जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1790 ईस्वी में यूएसए ने इसकी जो है शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर बात करूं तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो को अगर मैं बताऊं तो इन्होंने 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किए थे। 1872 में ही प्यारे बच्चों इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो भी शामिल करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए बात करेंगे भारत में जो है 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रिपन के। ये प्यारे बच्चों वही रिपन है जिन्होंने माना जाता है कि जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया था या निरस्त किया था और शैक्षिक सुधार के लिए भारत में बहुत सारे कार्य किए थे। स्थानीय स्वशासन वगैरह में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, फिर देखिए बात करें जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा दिवस? जनसंख्या दिवस। फिर देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1991 में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी तो वर्ष 1951 में हुई थी। फिर देखिए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की। फिर देखिए बात करेंगे जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना का उच्चतम अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? तो जनगणना आयुक्त होता है। अगर मैं कहूं वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है तो प्यारे बच्चों आप कहोगे श्री मृत्युंजय। क्या नाम है उनका? श्री मृत्युंजय। तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं ये प्यारे बच्चों वर्तमान में जनगणना आयुक्त है और इन्होंने सन 2022 में जो है ये पद ग्रहण किया था। ठीक है, फिर देखिए आगे अगर बात करें तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए इसके शुभंकर कौन थे? तो प्रगणक शिक्षिका थे। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो आदर्श वाक्य क्या था प्यारे बच्चों? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य रहा था। जनगणना आयुक्त इसके कौन थे? तो श्री चंद्रमौली। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे। इसमें कुल प्रश्न कितने थे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे इसमें कुल प्रश्न जो थे 29 प्रश्न इसमें जो है रखे गए थे। देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा प्यारे बच्चों? मेघालय 27.9% थी। ठीक है,
अगला देखेंगे शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.2% शहरी का था और 68.8% जो है ग्रामीण का था। आज भी ग्रामीण का जो है परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। थी कितनी प्यारे बच्चों, तो थी कितनी, तो लगभग थी प्यारे बच्चों 19 करोड़ और 98 लाख प्यारे बच्चों 12,341। ये प्यारे बच्चों जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी, 19 करोड़ 98,12,341। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वहीं आगे देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों सिक्किम था। तो प्यारे बच्चों इसकी जो जनसंख्या थी वो 6 लाख और लगभग 7,688 थी। कितनी थी, 7,688 थी प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितनी थी, 6,07,688 जनसंख्या थी। चलो आगे देखो, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों दिल्ली था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों आपका लक्षद्वीप था। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व था। अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पूरे भारत का था, यहाँ सर्वाधिक घनत्व जो है वाला राज्य पूछ रहा है। तो बिहार है प्यारे बच्चों, 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। एवं दूसरा प्यारे बच्चों जो है आपका वो पश्चिम बंगाल है। अगला देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसमें जो लोग रहते हैं। फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली है आपका। कितना है प्यारे बच्चों, दिल्ली है। फिर देखिए दिल्ली में है कितना, तो इसमें 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर का हिसाब है प्यारे बच्चों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार है, 46 के अकॉर्डिंग इसमें जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों लिंगानुपात की बात करें अगर, तो 943 महिलाओं पर 1,000 पुरुष प्यारे बच्चों। ये 100 नहीं है, ये 100 नहीं है, कितना है 1,000। ठीक है 1,000। कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण काल से। अब बात अगर पाषाण काल की भी है तो यहाँ पर थोड़ी डिटेल तो बनती है। देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो माइक्रोलिथ शब्द आपने सुना होगा। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था और ये जो है पत्थर के औजार होते थे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोलिथ जो है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, तो पत्थर के औजार बनाने के लिए किया जाता था। देखिए अगर बात करें तो उपयोग, जैसे अगर बात करें तो उपयोग के बिंदुओं में जैसे तीर के निशानों में किया जाता था। ठीक है, जिससे वो उनमें नुकीलापन आ जाए। ठीक है, फिर देखिए अगला सेल्ट नवपाषाण काल का एक जो है बहुत बड़ा उपकरण है। क्वेश्चन कहता है कि भाई सेल्ट किसे कहते हैं, तो सेल्ट प्यारे बच्चों जो है नवपाषाण काल का एक बहुत ही बड़ा उपकरण है, जैसे कि यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो। अगला पॉइंट है कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण काल स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो होनसांगी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में जो है प्यारे बच्चों आपका स्थित है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के पाटन में क्या है, पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के जो है छिलके पाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत जो है हुई है। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। ठीक है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ मिला है, तो इलाहाबाद के नजदीक, इसे आप प्रयागराज कह सकते हो, प्रयागराज के नजदीक जो है कोल्डी हवा नामक स्थान से मिला, तथा जो है बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से जो है गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो पश्चिमी क्षेत्र में प्यारे बच्चों नर्मदा क्षेत्र के में जो है आपका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। दूसरी बात भीमबेटका को विष्णुधर वाड़कर ने खोजा था।
किसने खोजा था? तो विष्णुधर वाड़कर ने खोजा था। फिर देखिए अगला पॉइंट, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी जो है समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहने का मतलब कब्र कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप कहोगे कि बुर्ज होम से प्राप्त हुई है। फिर देखिए चालकोलिथिक युग को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे कि ताम्र पाषाण के नाम से ही जाना जाता है। किसको? तो चालकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो बात आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है प्यारे बच्चों सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है? देखिए चार ऑप्शन है, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध प्यारे बच्चों एक यज्ञ होता था। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन इसका भी जो है प्यारे बच्चों सी काम करेगा। कौन सा? सी काम करेगा। कहने का मतलब उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे प्यारे बच्चों। आ जाइए फैक्ट देखते हैं इसके। बात अगर करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हल के खेत जोतने के साथ ही कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। फिर देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता का चित्र जो है अंकित था। किसका चित्र अंकित था? आद्य शिव देवता का। ठीक है। देखिए अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे प्यारे बच्चों? लाल रंग का प्रयोग करते थे। फिर देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल जो है क्या थी प्यारे बच्चों? तो गेहूं एवं जौ थी। फिर देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। और किससे परिचित नहीं थे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखो बताया मैंने कि ये लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। हड़प्पा वासी मुहरें किससे बनाते थे? मुहरें ये प्यारे बच्चों सेल खड़ी से बनाते थे। हड़प्पा वासी जो थे ये किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज के खेल में प्यारे बच्चों रुचि रखते थे। फिर देखिए ये घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। ठीक है। फिर देखिए लोथल को छोड़कर सभी घरों के दरवाजे जो है किधर खुलते थे? पीछे की ओर जो है खुला करते थे। ठीक है। इनकी लिपि कैसी थी प्यारे बच्चों? तो लिपि जो थी सिंधु सभ्यता वासियों की ये भाव चित्रात्मक थी, जो उल्टी लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है। फिर देखिए बत्तख को पवित्र मानते थे और कुबड़ वाले सांड की जो है पूजा करते थे। जैसे हम गाय को पवित्र मानते हैं ना, वैसे ही ये लोग बत्तख को पवित्र मानते थे। फिर देखिए और कुबड़ वाला सांड जो है वो पूजनीय था। फिर देखिए धरती को उर्वरता की देवी मानकर धरती की भी पूजा किया करते थे। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थी। और 200 जो है एक साथ दफनाने का प्रोग्राम भी इनके उसमें जो है किया जाता था। तो आशा करता हूँ ये वाले फैक्ट भी आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपको स्थितियां दी गई हैं कि मतलब सूची फर्स्ट में घटनाएं दी गई हैं और फिर यहाँ पर तिथियां दी गई हैं, आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर मैं कहूँ सबसे पहले बैरकपुर विद्रोह, तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों? बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर 1824 में। कब हुआ था? नवंबर 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, एक बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 1857 को। इस घटना को जो है 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इस घटना में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अफसरों पर हमला किया था। ठीक है, वो अलग था। और ये वाला प्यारे बच्चों ये अलग है, ये वाला अलग है। इसमें क्या है, बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था नवंबर 1824 में बैरकपुर में अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जो है भारतीय सिपाहियों का विद्रोह था। ये घटना तब हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल के नेतृत्व में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 26 लड़ रही थी। ठीक है। बंगाल के विलियम एमहर्स्ट प्रथम अल एमहर्स्ट संघर्ष के दौरान 180 सिपाही जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर मारे गए थे। कितने सिपाही मारे गए थे? 180 सिपाही जो है काम में आ गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 180। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए अगर दूसरा मैं कहूँ, दूसरा देखिए बी वाला अगर बात करूं तो बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों? ये हुआ था 26 फरवरी 1857 को।
कब हुआ था? 26 फरवरी 1857 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्यारे बच्चों जो हुआ था, ये बहरामपुर जो पड़ता है आपका बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये बहरामपुर आपका बंगाल में पड़ता है। और चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल जो है नहीं करने की वजह से हुआ था। और जो है इसका परिणाम क्या रहा कि ये विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत में जो है में से एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपको ऑप्शन तो मिल ही गया होगा, क्योंकि 2 से ही ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 24 है ना। देखो ए का वाला 2 हो जाएगा और बी का वाला जो है आपका 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके 24 31 है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है प्यारे बच्चों वो ठीक हो जाएगा। पूछिए क्यों? इसलिए ठीक हो जाएगा क्योंकि सी का जो है वो तीसरा ही रहेगा। सी का क्या तीसरा रहेगा, और जो है डी का जो है प्यारे बच्चों पहला हो जाएगा। ठीक है, डी का पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसका फैक्ट समझ लीजिए, इसका फैक्ट समझ लीजिए। देखिए 1857 का जो है प्यारे बच्चों 1857 का सिपाही विद्रोह। ठीक है, देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी वास्तविक डेट जो रही वो 28 दिसंबर 1885 रही थी। और प्यारे बच्चों बॉम्बे में, जो वर्तमान में मुंबई में है, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी प्यारे बच्चों? तो अध्यक्षता आपको याद रखना है, आपको याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र प्यारे बच्चों बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी याद रखनी है। अगला देखिए, अगला है 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन आया। ठीक है, कौन सा आया? स्वदेशी आंदोलन। 1906 में प्यारे बच्चों आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एक बात और याद रखना, 1905 की अगर बात करें तो 1905 में प्यारे बच्चों बंगाल विभाजन भी हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता था। कब? तो 1905 में ही ये आपका प्यारे बच्चों हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन का मकसद केवल एक मुस्लिम बहुल्य प्रांत बनाना था। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का हिस्सा था। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 1905 में ही जो है बंग भंग का वो जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसकी स्थापना प्यारे बच्चों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों 30 दिसंबर और आपका 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से हुई थी। इसके जो संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खां थे। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर देखिए 1914 अगला पॉइंट, एक मिनट, अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? 1914 की अगर बात करें तो 1914 में गदर पार्टी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? गदर पार्टी। फिर देखिए 1916 से 1918 तक होम रूल आंदोलन चला था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल थी। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसमें प्यारे बच्चों न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, सीधा गिरफ्तारी होती थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट में। फिर देखिए 1920 में जो है प्यारे बच्चों आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी द्वारा। 1930 में प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। फिर देखिए एक चीज आखिरी रहेगी आपकी 1947 अर्थात 1947। इसकी बात देखिए 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी में 15 अगस्त को मिली थी, जब सत्ता 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। देखिए 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चों जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 क्या कहता है? विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो प्यारे बच्चों विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपका जाम्बेज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? जाम्बेज।
इसके बारे में कुछ बातें समझ लो। देखो विक्टोरिया जलप्रपात जो है प्यारे बच्चों, ये जो है अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बना हुआ है। एक बात और याद रखना, इसे मोसी ओ तुनिया, क्या 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 प्यारे बच्चों, मोसी ओ तुनिया, ये नाम याद रखना, मोसी ओ तुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दो इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक इसका हिस्सा है जिसकी चौड़ाई 1708 मीटर है और 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये जो है प्यारे बच्चों शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए बात अगर हम करें जलप्रपातों की, तो जलप्रपात यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना कि जाम्बेज नदी को ही जो है जेम्बेजी नदी भी बोला जाता है, मोसी ओ तुनिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर विश्व के जलप्रपात या झरने और भारत के झरने दोनों का हम जो है अध्ययन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आओ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो हमारे भारत के झरने हैं या जलप्रपात हैं उनमें हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले भारत पे ठीक है जलप्रपात है और इधर प्यारे बच्चों नदियां और उनके स्थान भी हमने ले लिए हैं। ठीक है, आ जाओ देखिए सबसे पहले है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये जो है 455 मीटर है। ठीक है, ये 455 मीटर जो है प्यारे बच्चों ऊंचाई इसकी। शिमोगा जिला कर्नाटक में है, वराह नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जोगी या गरसोपा जलप्रपात, प्यारे बच्चों इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी किसी जमाने में कहा जाता था। फिर देखिए ये कहाँ है? शिमोगा जिला कर्नाटक में, ये शरावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपके स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका जो है चंबल नदी राजस्थान पर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए धुआंधार जलप्रपात प्यारे बच्चों ये जो है आपका ये नर्मदा नदी जबलपुर में बना हुआ है। ठीक है, येना जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका येना नदी महाबलेश्वर के पास में बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपके कावेरी नदी कर्नाटक में बना हुआ है। ठीक है, देखिए गौतम धारा जिसे जोन्हा जलप्रपात कहते हैं ये प्यारे बच्चों आपका राहु नदी झारखंड में बना हुआ है। ठीक है, साडनी जलप्रपात ये प्यारे बच्चों आपका शंख नदी झारखंड में बना हुआ है। ठीक है, गोकक जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका गोकक नदी कर्नाटक में बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए पाईकारा जलप्रपात ये प्यारे बच्चों आपका पाईकारा नदी नीलगिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए काकोलत जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका काकोलत नदी झारखंड में बना हुआ है। फिर पुनासा जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका नर्मदा नदी जबलपुर में बना हुआ है। फिर देखिए थलैयार जलप्रपात ये प्यारे बच्चों आपका मजलार नदी में बना हुआ है और ये कहाँ पड़ता है? इसके नाम से आपको पता हो रहा होगा प्यारे बच्चों ये तमिलनाडु में बना हुआ है। बरकाना जलप्रपात प्यारे बच्चों ये सीता नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर वहीं दूध सागर जलप्रपात ये प्यारे बच्चों आपका मांडवी नदी पर बना हुआ है। और ये देखिए लॉन्ग सियांग जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका जो है आपका वो किन्सी नदी उसमें बना हुआ है। तो आशा करता हूँ ये जलप्रपात आपकी समझ में आ गए होंगे। ये प्यारे बच्चों भारत के थे। आइए कुछ विश्व के भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए विश्व की जलप्रपात के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों तो देखिए एंजिल झरना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजिल झरना या जलप्रपात सबसे पहले नंबर पे प्यारे बच्चों ये वेनेजुएला में है। इधर इसकी जो है ऊंचाई हमने दे रखी है, आप इसे भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए येमेसाइट या येसेमाइट जलप्रपात प्यारे बच्चों ये कैलिफोर्निया में बना हुआ है। फिर देखिए अगला है दक्षिण मर्दाल फोन्सेंस जलप्रपात प्यारे बच्चों ये आपका नॉर्वे में बना हुआ है। ठीक है, तुगेला जलप्रपात ये दक्षिणी अफ्रीका में बना हुआ है। कुक वेनन जलप्रपात वेनेजुएला में बना हुआ है। ठीक है, सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में बना हुआ है। रिबोन जलप्रपात प्यारे बच्चों कैलिफोर्निया में बना हुआ है। ग्रेट कामारन्ना जलप्रपात प्यारे बच्चों गुयाना में बना हुआ है। ठीक है, डेला जलप्रपात कनाडा में बना हुआ है। गवारनी जलप्रपात प्यारे बच्चों फ्रांस में बना हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य सीमा पर इसे जो है बनाया गया है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात प्यारे बच्चों ये दक्षिणी अफ्रीका में बना हुआ है। जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी पीछे भी बताया था प्यारे बच्चों ये भारत में बना हुआ है। तो आशा करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से जो है संबंधित है? कौन सी? कपास की। ठीक है, किस? देखिए लेटराइट, पॉडजोल, चरनोजम या जालोड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, चरनोजम से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी काम करेगा। कौन सा ऑप्शन काम करेगा प्यारे बच्चों? सी वाला ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, बात अगर मिट्टियों की हुई है तो मिट्टियों का थोड़ा अध्ययन तो बनता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले बात करेंगे। जलोढ़ मृदा जो है 43% भाग में पाई जाती है। इसे कौप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा के बारे में अगर थोड़ी बताऊं प्यारे बच्चों, जो जालोड़ मृदा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नवीन जालोड़ जिसे खादर बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक होती है पुरानी जालोड़ जिसे बांगर बोलते हैं। देखिए नवीन जालोड़ जो खादर होती है ना, ये मिट्टी नदियों के पास के क्षेत्र में पाई जाती है। हर साल बाढ़ के पानी के साथ नई गाद जमा होने के कारण बनती है। और ये जो है प्यारे बच्चों पुरानी जालोड़ जिसे बांगर बोलते हैं, मिट्टी नदियों के पुराने मैदानों में पाई जाती है जहाँ गाद जमा होने के बाद पुरानी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला देखिए, केरला तथा गुजरात में कुछ क्षेत्रों में जो है इसका हिस्सा अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। देखिए इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की जो है भारी मात्रा में कमी रहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, लाल मृदा आयरन ऑक्साइड के कारण जो है प्यारे बच्चों लाल रंग की होती है। ये जो है सर्वाधिक मात्रा में प्यारे बच्चों आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। फिर देखिए बात करेंगे काली मृदा। तो प्यारे बच्चों काली मृदा को जो है कपासी मृदा या रेगुर मृदा या फिर लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। देखो पीछे बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम कहा जाता है और ये सबसे अधिक प्यारे बच्चों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर देखिए लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की भारी मात्रा में जो है कमी पाई जाती है। आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है प्यारे बच्चों इसका केरल में है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में। फिर देखिए मरुस्थलीय मृदा, विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा कच्छ के क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा मरुस्थलीय मृदा का। फिर देखिए दलदली मृदा की बात करें प्यारे बच्चों तो पीट मृदा केरल एवं तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण जो है पाई जाती है। ठीक है, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, कौन सी? लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। इस मृदा को रे और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl की मात्रा जो है प्यारे बच्चों अधिक होती है। आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 से 1961 को। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों जो है ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ठीक हो जाएगा। आ जाओ अब देखो इसके पॉइंट समझते हैं। देखिए लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो है आय की विषमता को किससे मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा नापा जाता है। देखिए भारत में मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें जो है भारी मात्रा में जो लोगों को काम मिलता है। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम के तहत मनरेगा जो है 2005 में जो है पारित किया गया। तो पहले नरेगा था, बाद में से मनरेगा कर दिया गया था, उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है प्यारे बच्चों। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे कि इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क में है। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। देखिए राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं प्यारे बच्चों यहाँ समझते हैं। देखिए दो अवधारणाएं, एक तो घरेलू उत्पाद, एक राष्ट्रीय उत्पाद। कहने का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। कुछ चीजें यहाँ समझिए। देखिए GDP, GNP और NDP। GDP क्या है? तो प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वाली चीज आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो प्यारे बच्चों जो हमारे अस्थियां और दांत होते हैं वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला जो है काम करेगा। अब आइए कुछ फैक्ट भी समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर फैक्ट आपको दिए गए हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है प्यारे बच्चों? तो फीमर जो कहाँ होती है? जंघा में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ होती है? कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे बच्चों यकृत, जिसे लीवर कहते हो, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है प्यारे बच्चों? स्किन, जिसे आप त्वचा बोलते हो, खाल बोलते हो, ठीक है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग प्यारे बच्चों हार्ट है, हृदय, जो हमेशा काम करता है, सोते पे भी ये काम करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा प्यारे बच्चों क्या है? सिरा जो है वो ध्यान रखना, दो चीजें होती है, एक सिराएं होती है, दूसरा धमनियां होती हैं, ठीक है। तो सिरा की बात की प्यारे बच्चों तो ये नफीरियर वेना कोआ होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी तो एब्डोमिनल एओर्टा होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका सियोटिक होती है। अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे ग्लूटियस मैक्सिमम, ठीक है। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस होती है, ठीक है। फिर देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण अर्थात WBC मोनोसाइट होती है, ठीक है। अगला देखिए, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है प्यारे बच्चों? तो यकृत की कोशिका में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है प्यारे बच्चों? तो मस्तिष्क कोशिका में होती है। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? 5 से 6% होता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 180 होता है। परंपरागत में अगर बात करें तो वर्तमान में 130 से 80 होता है, ठीक है। RBC, अगर रक्तचाप को मापने की बात करें प्यारे बच्चों तो रक्तचाप को मापने का जो मापक होता है उसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट, RBC का जीवन काल प्यारे बच्चों 120 दिन का होता है, वहीं WBC का जीवन काल प्यारे बच्चों 2 से 5 दिन का होता है। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? विश्व के भूगोल का प्यारे बच्चों संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरेटोस्थनीज। जो ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। इरेटोस्थनीज जो थे प्यारे बच्चों ये विश्व के भूगोल के संस्थापक थे। आइए कुछ क्वेश्चन है इनमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे अगर तो भूगोल के जनक तो हिकेटियस, ठीक है। फिर अगर आगे बात की जाए तो वर्तमान भूगोल के जनक प्यारे बच्चों वान हम्बोल्ट थे। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल के जनक प्यारे बच्चों पोलिडोनियम है, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक प्यारे बच्चों थेल्स व एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र के निर्माण करता, देखिए एक तो ग्लोब है एक मानचित्र, वह है प्यारे बच्चों एनेक्सिमेंडर, ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो, ठीक है। कौन है? स्ट्राबो, सही है। अगला देखिए क्रमबद्ध भूगोल उसके जो है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, ठीक है। इसमें बताया गया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अगला, सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो केपलर को जाता है। सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत प्यारे बच्चों किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। तो आशा करता हूँ ये वाले फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रधनुष जो है प्यारे बच्चों किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब अपवर्तन और परिक्षेपण, ठीक है। किसके? अपवर्तन नहीं, परिक्षेपण नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन इसका ठीक होगा डी, ठीक है। क्या ठीक होगा? डी ठीक होगा प्यारे बच्चों। परिक्षेपण नहीं, परावर्तन होता है। तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है प्यारे बच्चों आपका इंद्रधनुष बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे इसके फैक्ट समझिए, ठीक है। इसके क्या समझिए? फैक्ट समझिएगा। देखिए वर्ण विक्षेपण सबसे पहले समझिए होता क्या है। देखिए वर्ण विक्षेपण की बात करें तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। कितने रंगों में? 7 रंग। प्यारे बच्चों यहाँ पर इंद्रधनुष का इमेज आप लास्ट में देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इंद्रधनुष का इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है। देखिए इस घटना को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वर्ण विक्षेपण जो है कहा जाता है। देखिए वर्ण विक्षेपण की घटना से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है।
वर्षा अथवा वाष्प की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश उनसे होकर गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तो इसी वजह से जो है प्यारे बच्चों हमें क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो एक सिरे पर लाल रंग बाहर की ओर होता है तथा दूसरे सिरे पर प्यारे बच्चों बैंगनी रंग जो है अंदर की ओर होता है। ठीक है, इन रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी में प्यारे बच्चों विबग्योर कहा जाता है। अगर विबग्योर की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप उल्टा देखेंगे, कैसे उल्टा अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो आपको विबग्योर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए वी से क्या होता है प्यारे बच्चों, वायलेट जिसे आप बैंगनी बोलते हो, और आई से क्या होता है, इंडिगो जिसे प्यारे बच्चों आप जामुनी बोलते हो, और ब्लू से क्या होता है, नीला जिसे आप ब्लू बोलते हो। ठीक है, और जी से क्या होता है, ग्रीन जिसे आप हरा बोलते हो, वाई से येलो जिसे पीला बोलते हो आप, और ओ से ऑरेंज जिसे नौरंगी बोलते हो आप, आर से प्यारे बच्चों रेड होता है जिसे आप लाल बोलते हो। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए वही बात करते हैं, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष और फिर सेकंड नंबर पे द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें अगर बच्चों तो ये जो है लाल रंग और बैंगनी रंग होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग और लाल रंग होता है, मतलब इनका क्रम ऊपर नीचे करके ऐसे होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का जो है अंकन करवाया है? बात यहाँ पर सिक्कों से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहने का मतलब मोहम्मद गौरी के शासन में सिक्कों पर जो है हिंदी देवी लक्ष्मी का अंकन जो है देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर सारे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर उठाए हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। देखो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने दाम या तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही असरफी स्वर्ण के सिक्के भी चलवाए थे। शेरशाह सूरी ने ही रुपया चांदी का सिक्का भी चलवाया था। इल्तुतमिश ने प्यारे बच्चों टका जिसे चांदी का सिक्का कहते हैं वो चलवाया था। फिर देखिए इल्तुतमिश ने ही जीतल या जिसे तांबे का सिक्का बोला जाता था तो जीतल चलवाया था। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। सही है, मौर्य साम्राज्य ने पड़ जो चांदी के सिक्के चलवाए थे प्यारे बच्चों वो उन्होंने चलवाए थे। फिर देखिए गुप्त शासकों ने रूपक जो चांदी के सिक्के होते थे वो चलवाए थे। ठीक है, अगला देखिए गुप्त शासकों ने दीनार जिसे स्वर्ण की मुद्राएं होती थी वो चलवाई थी। शाहजहां ने प्यारे बच्चों आना चलवाया था। ठीक है, जहांगीर ने निसार जो चांदी का सिक्का था वो चलवाया था। अकबर ने प्यारे बच्चों जलाली जो चांदी का सिक्का था वो चलवाया था। बाबर ने प्यारे बच्चों आपका शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के जो है चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अदली जो है चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के जो है प्यारे बच्चों चलवाए थे। ठीक है, बहलोली सिक्के जो है प्यारे बच्चों आपके चलवाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए आगे बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो जितने भी सिक्कों से संबंधित प्यारे बच्चों हमारे इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था प्यारे बच्चों? किसका? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों मोहन सिंह। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसकी? आजाद हिंद फौज की स्थापना प्यारे बच्चों सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, इस फौज की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत से लड़कर आज़ादी पाने के लिए की गई थी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और जो है इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज की राष्ट्रीय सेना होने को घोषणा भी कर दी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय बल के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था क्या बच्चों? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें प्यारे बच्चों आज़ादी दूंगा। ठीक है, फिर देखिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को जो है आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र की माता प्यारे बच्चों प्रभावती दत्त बोस थी। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम प्यारे बच्चों जानकी नाथ बोस था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु प्यारे बच्चों कौन थे? चित्तरंजन दास थे। वहीं अगर बात करें चित्तरंजन दास को ही प्यारे बच्चों जो है आपका चित्तरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित है और उन्हें जो है अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था इन्होंने।
फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, ठीक है। उन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है हिस्सा भी लिया था। फिर देखिए उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की जो है स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चों आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आशा करता हूँ ये वाले पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? कौन सी परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम जो है गुप्त शासक प्यारे बच्चों कौन थे? तो वो थे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आइए इसके कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, सारे उपाधि धारण करने वाले जो है शासक हमने यहाँ पर ले लिए हैं। बिंदुसार इन्होंने प्यारे बच्चों अमित्रघात की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अशोक देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 2 उपाधियां थी, भारतीय नेपोलियन और कविराज। देखिए बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की प्यारे बच्चों, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। हर्षवर्धन इन्होंने शिलादित्य और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। कनिष्क देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श और मलिक की उपाधि प्यारे बच्चों धारण की थी। शिवाजी को छत्रपति के नाम से जाना जाता था। बालाजी बाजीराव इन्होंने प्यारे बच्चों नाना साहब की उपाधि जो है धारण की थी। फिर देखिए जहांगीर इन्होंने शेख सलीम की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब बादशाह गाजी की। पुलिकेशन द्वितीय प्यारे बच्चों परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। पुलिकेशन द्वितीय ने और भी धारण की थी प्यारे बच्चों, जिसका नाम था दक्षिण पथेश्वर। तो एक तो परमेश्वर और दूसरा दक्षिण पथेश्वर। देखिए विजयालय की बात करें तो नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। कृष्ण देव राय जो है इन्होंने प्यारे बच्चों आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय इन्होंने प्यारे बच्चों मृगराज की उपाधि धारण की थी। आगे आइए देखिए जरी कलाम और सीरी कलाम, ठीक है। कौन कौन सा? जरी कलाम और सीरी कलाम प्यारे बच्चों 2 हैं। ये मोहम्मद, अगर जरी कलाम की बात करें ना तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने धारण की थी और सीरी की प्यारे बच्चों अब्दुल समद ने धारण की थी। कवि प्रिय के नाम से किसे जाना था? बीरबल को, ठीक है। मलिक उल गाजी के नाम से प्यारे बच्चों गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता था। वातापी कोंड के नाम नरसिंह वर्मन प्रथम को जाना जाता था। शाह इकबाल प्यारे बच्चों दारा सिकोह को कहते थे, ठीक है। इस्लाम ए आदिल प्यारे बच्चों अकबर को कहा जाता था। अकबर बहुत ही अच्छा शासक था, माना जाता है आपका गुलाम वंश का, सॉरी मुगल काल का, ठीक है। फिर देखिए अमीर उल मोमिनीन ये इल्तुतमिश को कहा जाता था। नूरजहां प्यारे बच्चों इनका मेहरून निसा नाम था, ठीक है। कर्मादित्य प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त को कहा जाता था। हजरत ए आला शेर शाह को कहा जाता था, ठीक है। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। और फिर देखिए खिलजी उलूग खान, ठीक है, ये उलूग खान है प्यारे बच्चों। उलूग खान किसको कहा जाता था? बलबन को कहा जाता था। तो ये वाली जो उपाधियां हैं प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, अगर उपाधि आई तो फंसना तय है। अब एक बात यहां ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों कि हम नंबर सिस्टम से लेके आपकी जितनी भी मैथ है 2D 3D सब टोटल बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों कराने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि महाकाल सीरीज जो है हमने लॉन्च की है और इसमें जो है जीरो से हीरो बनाने का हमारा कर्तव्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि एक वीडियो आप देख लेना, इसके बाद आपको प्यारे बच्चों किसी भी एप्लीकेशन से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी अन्य किताब को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी यूट्यूब में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि हम एक क्लास में सारे क्वेश्चन पुटअप करा देंगे, क्योंकि ऐसा कोई मतलब जो है हमारे सर जो है बहुत अच्छे हैं मैथ को लेकर, और जो है आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप एक भी चैप्टर की जो है पूरी क्लास लेकर देखना। सबसे बड़ी बात यह कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ जो है मैथ हम कराएंगे, कंप्लीट रिवीजन होगा। इतना ही कर लो प्यारे बच्चों कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है।